हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम के हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में टीपीए भी बोलते हैं। सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इनको मिला के इन टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी स्पेसिफिक रिलीफ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर चुके हैं। टीपीए इस एक लेक्चर में कवर हो जाएगा और इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट कवर करेंगे एंड वी विल बी डन विद इट। ठीक है, 2014 से 24 तक के सारे क्वेश्चंस इस एक लेक्चर में है, पूरा देखो एंड यू आर गुड टू गो फॉर 1 to 2 क्वेश्चंस। ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको पीवाईक्यूज की वहां पे मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर टू बी इन ट्रस्ट फॉर ए एंड हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसफुली फॉर देयर लाइव्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर for the eldest son of the intended marriage for life, and after his death for a second son, the interest so created for the benefit of the eldest son, उसका क्या होगा? बेसिकली ए के पास एक प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफर करता है उसे, ऑफ विच ही इज द ओनर। बेसिकली ए ओनर है और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है किसको? बी को, इन ट्रस्ट ऑफ ए एंड हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसफुली फॉर देयर लाइव्स। तो बेसिकली उनकी लाइफ्स के लिए सक्सेसफुली, ठीक है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर, किसके लिए? एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंडेड मैरिज। ओके, उस फिर उसकी लाइफ के लिए, की डेथ के बाद सेकंड सन के लिए। तो हमसे पूछा गया जो एल्डेस्ट सन है उनका, उसके लिए क्या इफेक्ट होगा इसका? ऑप्शन ए डज नॉट टेक इफेक्ट, उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए डज नॉट टेक इफेक्ट, ऑप्शन बी टेक्स इफेक्ट, ऑप्शन सी पार्शियली, ऑप्शन डी नन। करेक्ट आंसर इज ए, डज नॉट टेक इफेक्ट। देखो सेक्शन 13 देखोगे, अनबॉर्न पर्सन की बात करता है। तो आपको ये सोचना है कि इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कैसे बच्चे की, इन फ्यूचर जो भी पैदा भी नहीं हुआ है। ठीक है, अनबॉर्न पर्सन, तो उससे रिलेटेड सेक्शन में ही आंसर मिलेगा। और यहाँ क्या लिखा है कि ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, जो उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं है जब ट्रांसफर किया जा रहा है, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। तो उसका जो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो वो इफेक्ट नहीं लेगा अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट। इलस्ट्रेशन देखोगे तो सेम है जो हमारा क्वेश्चन था। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है, बी को इंटरेस्ट फॉर ए इंटेंडेड वाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ सेम दिया है। The interest so created for the benefit of the eldest son does not take effect because it does not extend to the whole of A's remaining interest in the property. तो हमारा आंसर क्या हो गया? A does not take effect. नेक्स्ट क्वेश्चन, TPA applies to transfers, कौन से ट्रांसफर्स को अप्लाई होता है? ऑप्शन ए बाय पार्टीशन इन अ जॉइंट फैमिली, ऑप्शन बी इंटर विवोस, ऑप्शन सी बोथ बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन डी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बैराक जाके देखोगे जब, तो देखो सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है, क्लियरली लिखा है, इट मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी in present or in future to one or more living persons etc to transfer property। ठीक है, किसको? टू लिविंग पर्सन। तो बेसिकली एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, वो होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया, एनिमेट इनएनिमेट ये भी एलिमिनेट हो गया। अब सवाल आता है इन दोनों पे। इंटरवीवोस का मतलब ही होता है बिटवीन द लिविंग, तो करेक्ट आंसर इज बी इंटरवीवोस। पार्टीशन एंड जॉइंट फैमिली हो गया बंटवारा, पर टीपीए में आने के लिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर होना जरूरी था यहाँ पे। ठीक है, तो और वैसे भी ये ऑप्शन बेस्ट सूट करेगा क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है बिटवीन दी लिविंग, तो इसका मतलब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी advanced or to be advanced by way of loan and existing or future debt or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability is called। अपने किसी इंटरेस्ट को किसी भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करना, क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट, पैसे के बदले कोई एडवांस आप पैसा ले रहे हो, लोन ले रहे हो एक्सेट्रा, फ्यूचर डेट है आपकी, या आप उसके बदले कोई काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट एक्सेट्रा, उसको आप क्या कहते हैं? ये आपको आम भाषा में भी पता है, सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज या लीज। सेल होता है बेचना, गिफ्ट होता है कुछ गिफ्ट करना, मॉर्गेज होता है गिरवी रखना, लीज होता है काइंड ऑफ किराए पे देना। करेक्ट आंसर इज सी, मॉर्गेज। डेफिनेशंस में जाके देखेंगे सेक्शन 58 में एग्जैक्ट सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है वर्ड टू वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर or from any term exceeding 1 year or reserving a yearly rent can be made only by A। Option A oral agreement, option B written agreement, option C partition या D registered instrument। लीज है तो आपको पता है बेर आके किस सेक्शन में जाना है, लीज से रिलेटेड सेक्शन में।
इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज जो ईयर टू ईयर या फिर कोई भी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर चलती है ईयरली रेंट लेके, वो किस तरीके से फॉर्मुलेट होती है, इनमें से किस तरीके से? करेक्ट आंसर इज डी, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 107 देखो, नाम ही है लीजेस कैसे बनती है, लीजेस हाउ मेड, और वहां पे क्लियरली लिखा है जो इस तरीके की लीज होगी जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही बनती है। ठीक है, नेक्स्ट, doctrine of election is based on the foundation that a person taking the benefit of an instrument must। doctrine of election बेयर एक्ट में mentioned है, वो किस पे बेस्ड है कि फाउंडेशन ये है उसका कि एक इंसान जो बेनिफिट ले रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट का उसे ये भी करना चाहिए, मस्ट। ऑप्शन ए, नॉट बियर द बर्डन। ऑप्शन बी, बर्डन इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्शन। ऑप्शन सी, बर्डन इज द सब्जेक्ट, या फिर डी, बियर द बर्डन। करेक्ट आंसर इज डी, बियर द बर्डन। सेक्शन 35 देखोगे इलेक्शन की बात करता है, तो उन्होंने बोला इलेक्शन कब जरूरी है, तो सिंपली बोला कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको कोई बेनिफिट कन्फर करता है ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सच ओनर मस्ट इलेक्ट ईदर टू कंफर्म और टू डिसेंट। अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आपको इलेक्ट करना है, चूज करना है, या तो आप उस बेनिफिट को लेंगे या उसको डिसेंट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो वर्ड टू वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इलस्ट्रेशन पढ़ के समझ में आता है एज एन एग्जाम्पल। अगर आप इलेक्ट करते हो, अगर आप डिसेंट करते हो यानी नहीं ले रहे हो तो बात अलग है, बट अगर आप चूज करते हो उस इंस्ट्रूमेंट से बेनिफिट लेना, उस प्रॉपर्टी से, किसी भी चीज से, तो आपको बेनिफिट के साथ साथ उसका बर्डन भी झेलना पड़ेगा। प्रिंसिपल ही यही है कि अगर आपको उस चीज से फायदा हो रहा है तो आपको उसका जो बर्डन आ रहा है वो भी झेलना पड़ेगा। छोटा सा इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक फार्म था सुल्तानपुर में जो सी का था, ठीक है, उसकी कीमत कितनी थी, 800 रुपए। ए ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट के थ्रू बोला कि मैं ये बी को देना चाहता हूँ और बदले में 1000 रुपए सी को दे दिए। ठीक है, सी ने क्या किया कि नहीं, मैं फार्म नहीं बेचना चाहता, और ही फोरफीट्स द गिफ्ट ऑफ 1000। इन द सेम केस अब ए तो मर गया इलेक्शन करने के पहले, ठीक है, ओके, जिसने ये गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया था, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है मस्ट आउट ऑफ द 1000 पे 800 टू बी। ए ने 1000 रुपए सी को दिए कि ये जो फार्म हाउस है मैं देना चाहता हूँ बी को। फार्म हाउस की कॉस्ट कितनी थी, 800 रुपए। ठीक है, उसने 1000 रुपए दिए और खुद मर गया। अब सी ने बोला मुझे फार्म हाउस नहीं बेचना, तो उस केस में जो भी रिप्रेजेंटेटिव था बी का वो क्या करेगा, उस 1000 रुपए में से 800 रुपए बी को देगा। क्यों? क्योंकि गिफ्ट था उसका। 800 रुपए का फार्म हाउस अब सी नहीं बेच रहा है, ये अलग बात है, बट 800 रुपए सी को बी को मिलने चाहिए। ठीक है, तो वो ये करेगा। तो the rule in the first paragraph of this section applies when the transferor does or does not believe that which he professed to transfer to be his own. A person taking no benefit directly under a transaction but deriving a benefit under it indirectly need not elect. But a person who in his one capacity takes a benefit under the transaction may in another descend therefrom. ठीक है? Next, the maximum period during which property can be tied up is option A only 15 years, option B one or more life or lives in being at the time of transfer and the minority of a living unborn person. Option C during the lifetime of the transferor and the minority period of an unborn person. माइनॉरिटी पीरियड ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन मतलब एक इंसान जो भी पैदा नहीं हुआ है, और माइनॉरिटी मतलब जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए प्रॉपर्टी को टाई कर सकते हैं 15 साल, वन और मोर लाइफ जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब वो ट्रांसफर हो रहा है, एंड द माइनॉरिटी एक अनबॉर्न बच्चे का, या फिर सी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है उसकी जिंदगी, एंड माइनॉरिटी पीरियड ऑफ एन अनबॉर्न। करेक्ट आंसर इज बी, वन और मोर लाइफ इन बीइंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड द माइनॉरिटी ऑफ अ लिविंग पर्सन। सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में ये बात क्लियरली लिखी हुई है। ठीक है, और वैसे भी बाकी ऑप्शंस देखो, 15 इयर्स कहीं नहीं मेंशन्ड है, लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर कहीं नहीं मेंशन्ड है, यहाँ पे ये बात क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, which section under the TPA discusses the rights and liabilities of buyer and the seller of immovable property? अब ये क्वेश्चन आसान है, 45, 54, 55, 44 चारों को जाके चेक करोगे इंडेक्स में, आंसर इज सी सेक्शन 55। उसका नाम ही यही है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफरर ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी for life and after his death to C and D, equally to be divided between them or to the survivor of them. C dies during the lifetime of B, D survives B. At B's death क्या होगा? सिंपल सी बात है, ए के पास प्रॉपर्टी थी, उसने बी को ट्रांसफर कर दी, ठीक है, फॉर हिज लाइफ, कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी है, एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी एंड डी, तो बी के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी पार्टीशन होनी थी सी और डी के बीच में, ठीक है, या उनके जो सर्वाइवर्स उनके आगे होते उनके बीच में। सी पहले ही मर गया, बी जिंदा था बट सी मर गया,
तो पूछा जा रहा है अब क्या होगा बी के डेथ के बाद। तो इसको नॉर्मली भी सोचोगे, इसकी प्रॉपर्टी है, इन दो में बंटनी थी, ठीक है, ये मर गया पहले ही, तो फिर सारा इसी के पास जाएगा। ये कॉमन सेंस हमें लॉजिकली लगता है। ऑप्शंस हैं, द प्रॉपर्टी पासेस टू डी, ऑप्शन बी द प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू एज हेयर, जो ए जिसने ट्रांसफर की थी उसके वंशजों के पास चली जाएगी। ऑप्शन सी प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड एज हैविंग नो ओनर, या फिर डी नन ऑफ द अबव। नो ओनर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। एक आदमी है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है जो दो लोगों में बंटनी थी आगे, उन दो में से एक पहले ही मर गया, तो क्या उस प्रॉपर्टी का कोई ओनर ही नहीं रह जाएगा उस इंसान के मरने पे? ऐसा तो नहीं होता। वापस ए के पास क्यों जाएगी? जिसने ट्रांसफर की थी उसके पास जाने का भी मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी जो आगे जिंदा बचा हुआ है। आंसर इज ऑप्शन ए। बेयर एक्ट में भी दिया है, सेक्शन 24, ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। तो दिया है वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज टू एक्रू सच ऑफ सर्टेन पर्सन्स एज शैल बी सर्वाइविंग एट सम पीरियड। जब इंटरेस्ट इस बेसिस पे हो कि उस समय जिंदा कौन होगा, बट द एग्जैक्ट पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड, इंटरेस्ट शैल गो टू सच ऑफ देम एज शैल बी अलाइव। जो जिंदा होंगे उनके पास चला जाएगा। और सेम देखो इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है जिसमें लिखा है एट बीज डेथ प्रॉपर्टी पासेस टू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफर्स रुपीज 500 टू हिज नीस सी if she will desert her husband, the transfer is void, voidable, valid या none of the above। कोई भी ट्रांसफर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हो और उसमें काम ऐसा करवा रहे हो जो गलत है किसी भी तरीके से, तो वो वॉइड माना जाता है हमेशा। अब वही बात है, मैं आपको 50,000 दे दूं, बोलूं सामने वाले का मर्डर कर दो, तो कहने को तो कोई कह सकता है अरे डील हुई थी, ऐसा थोड़े होता है, गलत काम के लिए हुई थी, ठीक है। तो आंसर इज वॉइड। बेयर एक्ट में सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस सेक्शन के अंदर होगा? एक कंडीशन रख के ट्रांसफर कर रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं कंडीशन देके कि पति को छोड़ दो, ठीक है। और ऐसी अगर कंडीशन है जिसकी फुलफिलमेंट इम्पॉसिबल है, फॉरबिडन बाय लॉ है, या ऐसे नेचर की है कि अगर करा जाए तो इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, फ्रॉड से जुड़ी हुई है, इंजरी हो सकती है किसी को, इमोरल है, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो ऐसा इंटरेस्ट जो है गलत होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशंस में देखो हमारा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, under the provisions of TPA, the unborn person acquires vested interest on transfer for his benefit। टीपीए के अकॉर्डिंग अगर जो इंसान अभी पैदा नहीं हुआ है उसका इंटरेस्ट किसी भी बेनिफिट में कब बन जाता है? अपॉन हिज बर्थ, 7 days आफ्टर हिज बर्थ, 12 days आफ्टर बर्थ, या नो सच प्रोविजन। करेक्ट आंसर इज अपॉन हिज बर्थ। ऐसा 7 दिन 12 दिन कहीं कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। बेसिकली जैसे एक प्रॉपर्टी है, एक आदमी की पेरेंट है ये, ठीक है, इसका बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, बट जिस दिन इसका बच्चा पैदा होगा उसका इसमें एक इंटरेस्ट बन जाएगा, राइट, अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मान लो। तो किस दिन बनेगा? ऐसा थोड़ी है कि 7वें दिन 12वें दिन बनेगा, जिस दिन पैदा हो गया उसी समय, जैसे ही पैदा हो गया आपका हक बन जाता है, ठीक है। आंसर इज ए, अपॉन हिज बर्थ। सेक्शन 20, व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट, क्लियरली लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, ठीक है, एक्वायर्स अपॉन हिज बर्थ। नेक्स्ट, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विद इंटेंट to defeat or delay the creditors of the transferor shall be voidable। Option A, at the option of creditor so defeated or delayed। Option B, at the option of debtor। Option C, at the option of court, या D, none of the above। Correct answer is A। सेक्शन 53 में फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर देखोगे क्लियरली लिखा है, सेम स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप कोई ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हो इस इंटेंशन से टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रांसफरर, तो वो वॉइडेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एनी क्रेडिटर सो डिफीटेड और डिलेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसक्वालिफाइड पर्सन और एयर। अगर कोई इंसान डिसक्वालिफाइड पर्सन या एयर है, ठीक है, किसी भी वजह से, जैसे कई क्राइम्स होते हैं, आपने किसी क्राइम का पार्ट हो तो आप डिसक्वालीफाई हो जाते हो। ऑप्शन ए, ट्रांसमिट एन इंटरेस्ट टू हिज और हर ओन हेयर, तो वो अपना इंटरेस्ट जो है अपने एयर को ट्रांसफर कर देगा। ऑप्शन बी, ट्रांसमिट नो इंटरेस्ट टू हिज और हर ओन हेयर। ऑप्शन बी, ट्रांसमिट नो इंटरेस्ट टू हिज और हर ओन एयर। ऑप्शन सी, मे और मे नॉट ट्रांसमिट, उसके अपने डिस्क्रिशन पे है। ऑप्शन डी, ओनली विल ट्रांसमिट एन इंटरेस्ट टू हिज और हर ओन एयर विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। तो बेसिकली ऑप्शन है ट्रांसमिट कर देगा, नहीं करेगा, उसकी मर्जी है, या फिर कोर्ट के कंसेंट से। करेक्ट आंसर इज बी, नहीं करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन होता है? वो जिसका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जो प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकता, किसी भी वजह से डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अगर उसके पास इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है, जब है ही नहीं तो आगे ट्रांसफर क्या करोगे, ठीक है। व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, पॉइंट नंबर एच सेक्शन 6 का, उसमें ये बात इनडायरेक्टली मेंशन्ड है, बट ये इम्प्लाइड है, वर्ड टू वर्ड ऐसे नहीं लिखी है, बट इसको बहुत कॉमन सेंस से समझो। अगर आप डिस्क्वालिफाइड है कि आप ये प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते अपने पेरेंट्स से, मान लो फॉर एनी रीजन, तो आपका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जब इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा, इंटरेस्ट मतलब आपका मेंटल इंटरेस्ट नहीं, आपका हक नहीं बनता है। जब मेरा हक बनता ही नहीं है तो मैं अपना हक ट्रांसफर किसी को कैसे कर सकती हूँ, ठीक है।
तो ये आंसर है। यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डोंट हैव, जो आपके पास है ही नहीं वो आप किसी को दोगे कैसे। अंडर द टीपीए, ऑप्शन ए सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर कैन बी ट्रांसफर्ड, ऑप्शन बी सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ऑप्शन सी पब्लिक ऑफिस कैन बी ट्रांसफर्ड, या डी नन ऑफ द अबव। सेक्शन 6 में जाके देखोगे क्लियरली लिस्ट दी है क्या ट्रांसफर हो सकता है और क्या नहीं। पब्लिक ऑफिस नहीं ट्रांसफर हो सकता, सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर नहीं हो सकती, चाहे वो पेएबल हो चाहे बाद में हो, ठीक है। तो ये चीजें तो नहीं हो सकती, एंड ऑप्शन बी सही आंसर है, सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ टीपीए, 41, 52, 53 या 53 है। अब ये वर्ड टू वर्ड नहीं मेंशन्ड है तो आप इसमें फंस सकते हो, पर इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब भी होता है पेंडिंग सूट, ये हम पहले सब्जेक्ट्स में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो सेक्शन 52 बात करता है इस बारे में, इसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटू। लिस्ट पेंडेंस का बेसिक मतलब ही यही होता है, पेंडिंग लिटिगेशन, एक रिटन नोटिस कि एक लॉ सूट पेंडिंग है रियल एस्टेट पे, जरा आप अलर्ट रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी पेंडिंग सूट की बात हो रही है, तो आंसर इज सेक्शन 52, ठीक है। A person entitled to the possession of specific immovable property may recover in the manner provided by, अगर कोई पर्सन है जो एंटाइटल्ड है किसी भी पोजीशन को लेके स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो उसको किस तरीके से रिकवर कर सकता है। सीपीसी के थ्रू, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए। करेक्ट आंसर इज टीपीए, ठीक है। देखो मैनर ऑफ रिकवरी किन चीजों से लिंक्ड होगा, पोजीशन का ट्रांसफर, ट्रांसफरी के राइट्स, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, रिकवरी कैसे होगी, ये सारी बातचीत जो है टीपीए के अंदर ही हो रही है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल, अभी इस पे हमने क्वेश्चन किया था सेक्शन 6 में। पेंशन, पब्लिक ऑफिस, राइट टू री एंट्री, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। करेक्ट आंसर ये है डी। देखो सेक्शन 6 में मेंशन्ड है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पे राइट टू री एंट्री नहीं कर सकते, पब्लिक ऑफिस नहीं कर सकते, पेंशन नहीं कर सकते, और शुरू में दिया है कि किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते हो अनलेस कोई लॉ से प्रोहिबिट ना करता हो, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, which of the following does not come within the term immovable property as per TP Act? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या नहीं आता है। सेल्स ऑफ अ सीलिंग फैन, राइट टू क्लेम मेंटेनेंस, इजमेंट्री राइट, राइट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ये तो बिना बेयर एक्ट वाला बेसिक क्वेश्चन है। सीलिंग फैन, पंखा, कैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। इमूवेबल मतलब क्या होता है, जो एक जगह फिक्स है, जो मूव नहीं हो सकता, जैसे कि लैंड हो गई, ठीक है। पंखा थोड़े कोई वो होता है, ठीक है, तो आंसर वही है। नेक्स्ट, बाकी उसकी डेफिनेशन भी दी है, वहां जाके भी देख सकते हो। व्हाट इज द डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 63A ऑफ द टीपीए, एक्ट जाके खोल के देखो आंसर मिल जाएगा। 6, 8, 9% या नो डिफॉल्ट रेट। करेक्ट आंसर इज सी, 9% पर एनम 63A में दिया है, अगर कोई रेट फिक्स नहीं होगा तो वो 9% होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 17 ऑफ टीपीए, सेक्शन 17 खोल के जाके देखो क्या टाइम लिमिट दी है। ऑप्शन ए लाइफ ऑफ द ट्रांसफरी, ऑप्शन बी पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑप्शन सी ईदर ए और बी विच एवर इज लॉन्गर, यानी ये या ये इनमें से जो भी लंबा होगा वो, ऑप्शन डी नीदर। करेक्ट आंसर इज सी ईदर ए और बी विच एवर इज लॉन्गर। सेक्शन 17 पे गए तो हमने पढ़ा वेयर द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट that the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period, कि प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम एक्यूमुलेट यानी जोड़ी जाएगी होली चाहे पार्ट में, किस पीरियड में, वो पीरियड जो ज्यादा लंबा है, या तो ट्रांसफरर का लाइफ टाइम या फिर 18 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक। इसका आंसर है सी इधर ए और बी, जो भी उन दोनों में से, इन दोनों टाइम में से जो भी ज्यादा लंबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन 2024 का है। ए ट्रांसफर्स अ पीस ऑफ लैंड टू बी ऑन द कंडीशन दैट बी शैल नॉट ट्रांसफर द लैंड टू एनीवन एल्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ए ने एक पीस ऑफ लैंड बी को ट्रांसफर किया इस शर्त पे कि बी जो है अगले 10 साल के लिए वो लैंड किसी और को नहीं देगा। इन दिस केस बी हैज नो राइट टू ट्रांसफर द लैंड टू समवन एल्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो अब पूछा है इस बेसिस पे ये बताओ कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए इट अमाउंट्स टू कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, option B it amounts to conditional limitations on transfer of property, it amounts to subsequent transfer of property, या फिर it amounts to conditions precedent in transfer of property। correct answer is B। अब इसको समझो क्यों। आंसर इज बी कंडीशनल लिमिटेशंस ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 10 बात करता है इस बारे में कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलियनेशन। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ट्रांसफर उसने कर दिया है, आगे फ्यूचर के बिहेवियर के लिए कंडीशन लगा दी है। मैंने आपको कोई किताब दे दी है पर कंडीशन लगा दी है अगले 1 साल के लिए ये किताब तुम किसी और को दे नहीं सकते। ट्रांसफर हो चुका है, आगे के बिहेवियर के लिए कंडीशन है, ठीक है।
और एलियनेट नहीं कर सकते, रेस्ट्रेनिंग एलियनेशन, आप इस किताब को अपने आप से दूर नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, ट्रांसफर हुआ है सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, ठीक है। और लिमिटेशन, एब्सोल्युटली रेस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, इस चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगाना कि आप जो भी प्रॉपर्टी है उससे पार्ट नहीं करेंगे या डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे उसे, ठीक है। तो ये बात कहाँ हो रही है, सेक्शन 10 में, जो कंडीशनल लिमिटेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। मोस्टली इसको लोग कंफ्यूज करते हैं ऑप्शन ए से, जो कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है उसको भी समझते हैं। सेक्शन 25 बात करता है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, पर वहां पे क्या है, जब ट्रांसफर खुद एक कंडीशन पे डिपेंड करे। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर बी को बोले कि ये लैंड मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम सी से शादी करते हो, तो ट्रांसफर हुआ नहीं है। बी अगर सी से शादी करेगा तो उसे लैंड मिलेगा, दैट इज कंडीशनल ट्रांसफर। यहाँ पे क्या है, लैंड तुम्हें दे दिया है उन्होंने, पर आगे कंडीशन लगाई है, अब तुम 10 साल से किसी को दोगे नहीं, समझ रहे हो। तो चीज तो तुम्हारी है पर उस पे रेस्ट्रिक्शन है उसके एंजॉयमेंट पे, ठीक है, एलियनेट नहीं कर सकते। तो आंसर इज बी, कंडीशनल लिमिटेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। I hope this is clear. So we are done with all the questions of Transfer of Property Act. One simple very small lecture, इससे एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, सो इसमें बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन अभी लगाए हैं उनको चेक कर लो, उन सेक्शंस को जाके पढ़ लो एक बार। जैसे बहुत क्वेश्चंस बेसिक जो रिपीट होते हैं कि क्या चीज ट्रांसफर हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, इन वर्ड्स में बेसिक फर्क समझो कि गिफ्ट क्या होता है, सेल क्या होता है, मॉर्गेज, मॉर्गेज गिरवी रखने को कहते हैं। अगर यही नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली परेशान हो गए क्वेश्चन देख के, ठीक है। बेसिक जो चैप्टर्स के नाम है, पार्ट्स के नाम है, उनको देख लो, एक नजर मार लो। अब इलेक्शन लिख के आ रहा और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि जाना कहाँ है तो प्रॉब्लम है, बट अगर आपने इंडेक्स एक बार ध्यान से पढ़ा है, इलेक्शन सेक्शन का नाम छोड़ो, हेडिंग है वहां पे, तो आपको एक नजर वो मारनी है कि क्या क्या चीजें इस एक्ट के अंदर कवर हो रही हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम मत दो, ये मुश्किल से आधे घंटे का टॉपिक है, उतना करके छोड़ दो, फिर सीधे बस एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो गुड फॉर यू, बहुत ही घुमा के आया तो एंड में देख लेना, शुरू में इस पे टाइम मत खराब करना, ठीक है। बाकी आई होप इजी आए। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।